गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अलग अलग दो जगहों पे अपन को इसका डेरिवेशन करना है। मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड में कुछ सालों के अंदर मैं आपको पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताऊंगा और इसके 4 नंबर का क्वेश्चन भी इस दो टॉपिक से आए हुए हैं। दो अपने को करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला निकालना है अपने को एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है, अगर अपन जहाँ निकालना चाह रहे हैं वो पॉइंट अक्षीय रेखा पर है और दूसरा निरक्षीय रेखा पर वो बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। उस कंप्लीट डेरिवेशन को यहाँ समझेंगे अपन, ध्यान से उसको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण, और उसमें फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे एट एक्सियल पॉइंट, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर। सिंपल सा डेरिवेशन देखना पूरा। किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले अपने को सबसे पहले डायग्राम को याद नहीं करना, डायग्राम को बनाते चलना है। 4 पार्ट होते हैं किसी डेरिवेशन के। सबसे पहले डायग्राम अपन अच्छे से बनाते हैं। डायग्राम को पूरा नामांकित बनाना है, पूरा लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए। फिर जो डायग्राम के अंदर हुआ उन्हीं लैंग्वेज को अपनी भाषा में सिंपली जितना हो सकता है उतना शॉर्ट के अंदर, संस्कृत के अंदर अपने को उसकी थ्योरी लिखनी होती है। फिर उसका मैथमेटिकल थर्ड स्टेप में उसका मैथमेटिकल पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं और फोर्थ के अंदर अपन वहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं। अगर कोई ग्राफ बन पाता है, जो लास्ट में फॉर्मूला था उसका ग्राफ बना के, इस तरीके से 4 स्टेप में कोई भी डेरिवेशन कंप्लीट होगा, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन डेरिवेशन पे चलते हैं। अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को बना लेते हैं अपन। तो विद्युत द्विध्रुव हो गया, जैसे ही विद्युत द्विध्रुव क्या होता था, 2 चार्ज लेना, एक माइनस चार्ज और एक कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। परिमाण सेम है, क्यू है दोनों का परिमाण। ये मध्य बिंदु हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे, बताओ ये रेखा कौन सी होगी, अक्षीय रेखा। इस पॉइंट को, मध्य बिंदु को मैंने O कंसीडर कर लिया। तो अपने को पता है ये डिस्टेंस अपन मानते थे ये L, और ये भी कितनी होती थी L, बराबर दूरी। और कंप्लीट डिस्टेंस भी अपने को याद है ये होती थी 2L। तो ये तो द्विध्रुव बना है। द्विध्रुव आघूर्ण इसका होगा विद्युत द्विध्रुव का, और उसकी दिशा अपन ने पढ़ी है पिछले वीडियो लेक्चर में, ऋण आवेश से किधर होती है, धन आवेश की ओर। तो मैं यहां से कह सकता हूं, एक डायरेक्शन बता सकता हूं कि इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर रहा होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश रहा होगा। ये वेक्टर होगा P वेक्टर। अब अपन इंटरेस्टेड कहां है, अक्षीय रेखा पर भी कोई बिंदु लेना है। तो ये लाइन अक्षीय लाइन कहलाती है जो इससे गुजर रही है। इसको मैंने जैसे मान लिया कि मुझे इस जगह पर, इस बिंदु पर मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये P पॉइंट। ध्यान रखना है, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या आगे जो भी डेरिवेशन में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, उसके अंदर जो भी डेरिवेशन आएगा अपन कोई भी पॉइंट जहां निकालेंगे। जैसे आगे अपन कुछ चैप्टर के बाद चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र जिस पे निकालते हैं उसको P कहते हैं। उस पॉइंट को अपन P नाम देंगे हमेशा, ये फिक्स रहेगा। तो ये हो गया O बिंदु। मैंने O से, जहां पर अपन इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, उस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया R। ये R डिस्टेंस हो गया। प्लस Q चार्ज से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ। ये टोटल कितनी है, R। ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। अपने को पता है ये डिस्टेंस कितनी है, L, और ये है R, ये L। तो ये बचाओ कितना हुआ, R माइनस L। यानी ये डिस्टेंस अपन कह सकते हैं डिस्टेंस कितनी हो गई, R माइनस L। फिर से समझ लेना, यहां से यहां तक की दूरी R, ये दूरी L मुझे पता करनी है, प्लस चार्ज से ये दूरी कितनी आएगी, R माइनस L। इसी प्रकार से ऋण आवेश से ये बिंदु कितना दूर है, तो ऋण आवेश ये रहा। ऋण आवेश अपने को पता है यहां से यहां तक दूरी, यानी इतनी दूरी है R। तो ये बचाओ ये कितनी L, तो कंप्लीट डिस्टेंस यहां से यहां कह सकते हैं कितनी हो गई, R प्लस L। तो ये कंप्लीट डायग्राम अपन ने कर लिया था। फिर से बता डायग्राम कैसे बना, पहले सबसे पहले द्विध्रुव बनाया। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हुई माइनस से प्लस, ये P वेक्टर की फॉर्म में। मुझे विद्युत क्षेत्र यहां निकालना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या नाम दिया, R। ये R डिस्टेंस हो गई। उसके बाद धनावेश से ये बिंदु कितना दूर है, पता चला R माइनस L डिस्टेंस पर, और ऋणावेश से ये बिंदु P कितना दूर है, पता चला R प्लस L दूरी पर। अब निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, और थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। अपन ने पढ़ा था कि ये कोई बिंदु आवेश है Q, इसका R डिस्टेंस पे कोई बिंदु P हो गया। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होता था, अपने को याद था कि विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण आता है वो आता है KQ/R²।
ये याद है अपने को, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा और आसानी से अपन निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या माना है कि विद्युत क्षेत्र अपने को पता हर एक आवेश का इंडिविजुअल होता है, पर्सनल होता है, तो ये धनावेश का विद्युत क्षेत्र किधर होगा बताओ, धनावेश का विद्युत क्षेत्र, तो अपने को याद है धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा धनावेश से दूर, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है वो किधर होगा, ऋणावेश की तरफ। इसको अपने डिटेल में पहले एनालिसिस किया, ध्यान भी रखना है, धनावेश से दूर और ऋणावेश की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र। तो मैं अपन को विद्युत क्षेत्र देखना पर्सनली है, लेकिन इस पॉइंट पी पे देखना है, तो मैं बात कर रहा हूं कि प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, उसको मैंने E1 कंसीडर किया, बताओ उसकी दिशा किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगा, ये हो गया E1 वेक्टर। तो E1 वेक्टर क्या मैं लिख देता हूं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार अब माइनस क्यू से इस पे ही देखेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, माइनस की तरफ, ऋणावेश की तरफ, यानी कह सकते हैं किधर भी बना सकते हो, डायरेक्शन ऐसे बनानी है। ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, E2 वेक्टर। तो E2 वेक्टर मैंने किसको नाम दिया है, किसके कारण विद्युत क्षेत्र है, माइनस क्यू आवेश के कारण, कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब चलते हैं, मैं E1 वेक्टर का अगर मैं परिमाण ये लिखूं, मोड लिखूं, तो कितना होता है Q बटा R स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाते हैं K तो कांस्टेंट Q, और सबसे पहले E1 किसकी वजह से है, प्लस Q के कारण, यानी धनावेश के कारण, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए प्लस के कारण कितना दूर निकाल रहे हैं P पर, वो डिस्टेंस कितनी यहां से, प्लस Q P से कितना दूर है, R माइनस L, तो यहां पर कितना आएगा KQ R माइनस L का क्या है, होल स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, बताओ इसकी डायरेक्शन किधर है, कि डायरेक्शन उधर ही तो है जिधर कौन है, देखो ये दोनों की डायरेक्शन है, मैं P वेक्टर की डायरेक्शन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, P कैप। ये इक्वेशन मैंने दे दी फर्स्ट। सिमिलरली मैं निकालूंगा ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर, तो E2 वेक्टर क्या आएगा, फॉर्मूला तो भाई, अब ऋणावेश पे यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, तो K आवेश का परिमाण Q। अब यहां से माइनस Q P से कितना दूर है, तो अपने को पता है ये जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो R प्लस L, तो यहां से हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर, और डॉट वेक्टर देख रहा हूं, तो E2 वेक्टर किधर है, जिधर P वेक्टर इधर है, तो ये किधर है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, P कैप की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस का P कैप, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करूं, इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, E2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले सकता हूं, कितना मिलेगा, माइनस का KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, डॉट क्या हो गया, P कैप। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सिंपल सा इक्वेशन फर्स्ट अपन ने फाइंड कर ली, इक्वेशन सेकंड फाइंड कर ली। इक्वेशन फर्स्ट किसके वजह से बता रही, धनावेश के कारण, इक्वेशन सेकंड किसके बता रही, ऋणावेश के कारण। इक्वेशन फर्स्ट ये इंडिकेट कर रही है धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में ही है, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अब देखते हैं इसके बाद आगे, इसके बाद आगे अपन देखते हैं कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, अपने को टोटल निकालना है, ये माइनस का आ गया प्लस दोनों का निकाल लिया अपन ने, तो टोटल बात करते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है यदि बलों की क्रिया रेखा एक ही होती है तो उनका सामान्यतः सदिश योग सीधा सा होगा। कैसे, अगर मैं कहता हूं यहां पर फोर्स है, ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2 और इधर फोर्स है F3, तो आप बताइए इसका सदिश योग क्या कहोगे। F1 को जैसे इसको मैंने प्लस का है तो F2 भी किसका होगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये सिंपली बेसिक इनका सम यही होगा। इसी टाइप से यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र है, प्लस के कारण और माइनस के कारण। तो परिणामी में निकाल रहा हूँ, परिणामी E वेक्टर, वो किस कौन सी रेखा पर, अक्षीय रेखा, उसको मैंने परिणामी कह दिया, और वो कितना मिलेगा, E1 वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर होगा, E2 वेक्टर। तो E एक्सियल, E1 वेक्टर की मैं वैल्यू रखता हूं, E1 वेक्टर कितना है, KQ अपॉन R माइनस L का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, डॉट P कैप, और प्लस दूसरा वेक्टर कौन सा, E2 वेक्टर, ये रहा माइनस का KQ, तो माइनस का KQ, इसको माइनस साइन को मैं सिर्फ बाहर लिख देता हूं, माइनस का KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, डॉट फिर से कौन सा क्या आएगा, P कैप। नेट कितना मिलेगा अपने को पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस मिल जाएगा, प्लस इंटू माइनस। तो यहां से KQ और P कैप कॉमन ले सकते हैं, तो KQ और P कैप कॉमन ले लेंगे, तो यहां से कितना मिलेगा, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और 1 अपॉन R प्लस L का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और डॉट P कैप भी दोनों से कॉमन था, ये P कैप। आप वापस इसको देख सकते हो आराम से, P कैप दोनों में से कॉमन आ रहा है, K दोनों के अंदर है, Q है, यहाँ पर 1 अपॉन ये डिवाइड में, और ये भी डिवाइड में, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा।
और देखते हैं इसको आगे, इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P। तो ई एक्सएल की बात करते हैं, अक्षीय रेखा पर कितना मिल रहा है, के क्यू बार चल रहा है। अब अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर और डॉट पी कैप। एलसीएम लेते देखो, सबसे पहले इसका डिवाइड होगा, बचेगा कौन, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो माइनस क्या आएगा, आर माइनस एल का क्या, होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, के क्यू, इसको ओपन करके कितना मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के नॉर्मल के फॉर्मूले से। आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, फिर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2LR, लेकिन आगे देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से, यानी जो भी इस फॉर्मूले से मिलेगा उसका साइन चेंज होता जाएगा। यहाँ मिलेगा आर स्क्वायर, तो किसका बन जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर, तो भी किसका बन जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, और फिर मिलेगा माइनस 2LR, और इससे मल्टीप्लाई हो क्या मिल जाएगा, प्लस का 2LR। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और इस पूरे का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। एक ही बात है ये चीज़, और डॉट मैंने क्या कह दिया, पी कैप। तो आप देख सकते हो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ से के क्यू 2LR प्लस 2LR कितना हो गया, 4LR, और डिवाइड कर रहे हैं आर माइनस एल आर प्लस एल, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इट इज पी कैप। और देखते हैं थोड़ा सा इसको, तो यहाँ से अगर मैं एक एजम्पशन लेता हूँ, अपने को पता है आर कौन था, आर वो पॉइंट था, वो दूरी थी जहां पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। एल कौन सी दूरी थी, एल ये छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस थी। अपन पहले ही कहते थे कि विद्युत द्विध्रुव जो बनता है उनके मध्य दूरी कैसी होती है, स्मॉल। यानी मैं कह सकता हूँ चूंकि आर बहुत ही ज़्यादा है किसकी तुलना में, एल की तुलना में, अतः अपन कह सकते हैं जो आर स्क्वायर वो तो बहुत ही ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, एल स्क्वायर। यानी एल स्क्वायर को अपन कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो एल स्क्वायर को नगण्य कंसिडर कर नेग्लिजिबल ले लिया, तो एल स्क्वायर 0 हुआ, तो यहाँ बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी आर टू द पावर कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए ई एक्सएल आपको कितना मिलेगा, ई एक्सएल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 4LR डिवाइड बाय यहाँ मिल जाएगा आर टू द पावर 4 डॉट पी कैप। एक आर से एक कैंसिल होगा, क्यू बच जाएगा, तो यहाँ से मिला के क्यू 4L अपॉन आर क्यूब डॉट पी कैप। अब थोड़ा सा देखना है यहाँ पर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के क्यू और 4 को लिख रहा हूँ 2L और बाहर 2 आ गया, और डिवाइड बाय कितना, आर क्यूब डॉट पी कैप। देख लीजिए वापस ये सेम है, इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा। बताइए Q इंटू 2L क्या होता है, द्विध्रुव आगुण P वेक्टर। तो यहाँ से ई एक्सएल आपको कितना मिला, ई एक्सएल इक्वल्स टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ K और 2 तो बाहर है, 2K और ये कौन हो गया P, क्या मिला 2KP अपॉन आर क्यूब डॉट क्या हो गया, पी कैप। और यही फाइनल अपना फॉर्मूला अपन ने डेराइव कर लिया। तो फॉर्मूला कितना मिला, ई एक्सएल इक्वल्स टू 2KP अपॉन आर क्यूब डॉट कितना आया, पी कैप। तो यहाँ से अपन ने सीखा क्या है कि अक्ष पे अगर परिमाण पूछे तो परिमाण सिंपल सा, अगर परिमाण पूछे तो परिमाण में आपको वेक्टर नहीं बताना है, और आएगा कितना मोड बाई 2KP अपॉन आर क्यूब। अब देखो रिलेट किससे कर रहा है, 2 कांस्टेंट K कांस्टेंट P एक कांस्टेंट Q इंटू 2L, यानी जितना आप दूर जाओगे उतना ही ई वेक्टर क्या होगा, कम होगा। यानी कह सकते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आर क्यूब के। डिनोमीटर जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही ये वाली वैल्यू छोटी होती जाएगी, और ये तो उससे भी ज़्यादा घटेगा। जैसे बिंदु अवस्थान विद्युत क्षेत्र कितना था, के क्यू बट्टा कितना था, आर स्क्वायर। ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, और जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर क्यूब से। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के कंपेरिजन में विद्युत क्षेत्र कहाँ ज़्यादा घटेगा, तो अपन कहेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरी आर बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आगुण के कारण क्या होता है विद्युत क्षेत्र। आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, सिंपल सा ग्राफ आएगा, आर क्यूब ये हो जाएगा ई वेक्टर, तो अपन कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये हो सकता है। तो ये डेरिवेशन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। डेरिवेशन की शुरुआत कहाँ से की थी, अपन नॉर्मल सा डायग्राम बनाया था, अपने प्लस क्यू चार्ज के कारण पहले विद्युत क्षेत्र निकाला, माइनस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, परिणामी विद्युत क्षेत्र अपने को पता है ई अक्षीय अपने निकाला E1 प्लस E2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या थी, समान थी, तो वेक्टर सारे जुड़ जाते हैं। मैंने एग्जांपल लिया आपको, और टोटली अपने कैलकुलेट किया, मैथमेटिक्स लगाई थोड़ी बहुत, कॉमन आता तो कॉमन लिया। और यहाँ पर एक अपन ने एजप्शन लिया है कि अगर मैं कहता हूँ जैसे 2 वैल्यू लेता हूँ, मैंने मान लिया कि जैसे 25 ये बहुत ही बड़ा है किससे, 2 से। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा जैसे मैं 625, तो
तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और ही ज़्यादा बड़ा हो गया, अभी तो गैप और कम था। तो ध्यान रखना है आर का मान बहुत ही ज़्यादा है किसकी तुलना में, एल की तुलना में। तो आर स्क्वायर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, यानी इसकी तो कोई हो या ना हो उसके बराबर ही वैल्यू है। तो एल स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकता हूँ। इसके अकॉर्डिंग एल स्क्वायर यहाँ से जीरो कर लिया अपन ने, एल स्क्वायर जीरो, केवल आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर हुआ R4, कैंसिल आउट किया और कंप्लीट अपन ने डेरिवेशन किया। ठीक है, उसके चलते हैं अपन सेकंड डेरिवेशन पे। पहले अपन निकाला एक्सियल पॉइंट पर अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिली, 2 kP/r³। न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने को याद रखना है। अब अपन बात करेंगे यही पॉइंट जो पहले अक्षीय रेखा पे था उसको निरक्षीय रेखा पर अपन देखते हैं, तब आंसर कितना आता है। एट इक्वेटोरियल, निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करनी। निरक्ष अपन ने पहले बताया, निरक्ष किसे कहेंगे अपन, ये चार्ज हो गया, पहले विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये हो गया इसका मिडिल पॉइंट, ये डिस्टेंस अपने को बताया L होती है, ये डिस्टेंस भी L और कंप्लीट डिस्टेंस 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन अपने को पता है, ये P वेक्टर कह सकते हैं, इस तरीके से होगी। और अपन क्या कह सकते हैं, निरक्ष को अपन देखना, निरक्ष क्या होगी, तो ये इसके मध्य बिंदु से गुजरे तथा इसके लंबवत हो, तो जैसे कंसिडर कर लेते हैं ये रेखा हो गई निरक्ष। और मैं निरक्ष पर कोई बिंदु लेना है, तो मैंने जैसे ये निरक्ष लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, यानी इस बार मैं इस जगह पर इंटरेस्टेड हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। तो मैंने पहले बताया जहाँ निकालते हैं उस पॉइंट को P कहते हैं, और उस डिस्टेंस को मैंने क्या दे दिया R। इस P पॉइंट को मैंने इस चार्ज से डिस्टेंस ये होगी और इस पॉइंट की धनावेश से डिस्टेंस ये होगी, और मैंने ये माना है कि जो डिस्टेंस है वो लगभग इक्वल है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है। अभी कितनी उसको देखते हैं, ये R है, ये L है, और मैंने कंसिडर किया एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर यहाँ बन रहा है तो आपको पता पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहेगा, ये इसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर R स्क्वायर प्लस कितना लिख सकता हूँ, L स्क्वायर। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, अंडर R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम अपन ने अप्लाई कर दी। ये दोनों एंगल, ये जो दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल को अपन ने कंसिडर कर लिया, जैसे ये एंगल है थीटा और ये एंगल भी कितना है, थीटा। ये दोनों एंगल थीटा हो गए, ये दोनों अपन ने मान लिया। तो ये दोनों अगर कोण समान है, त्रिभुज के अंत कोण समान है, तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, समान। आपने छोटी क्लासों में ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वही चीज जो अपन ने पिछले डेरिवेशन में अप्लाई की है, एक बार विद्युत क्षेत्र देखते हैं बिंदु आवेश Q को मानते हुए, और एक बार विद्युत क्षेत्र देखते हैं बिंदु आवेश -Q को मानते हुए। धनावेश है तो उससे दूर बता देंगे विद्युत क्षेत्र को, और ऋणावेश है तो उसकी तरफ बता देंगे विद्युत क्षेत्र को। सबसे पहले मैं +Q चार्ज के कारण, +Q चार्ज के कारण बताओ क्या होगा इस जगह पर, तो कहेंगे इससे दूर, यानी ये हो सकता है +Q चार्ज के कारण। ये कौन सा वेक्टर मैंने कंसिडर कर लिया, E1 वेक्टर, इसको मैंने कह दिया E1 वेक्टर, यानी +Q चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र वो E1 वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, तो इसको मैं नाम भी देता हूँ, ये A और ये कौन सा हो गया, B। तो किस डायरेक्शन में हो गया, B से P की ओर। और दूसरा विद्युत क्षेत्र मैं किसको कंसिडर कर रहा हूँ, -Q के कारण, और -Q के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, माइनस चार्ज का माइनस की तरफ, यानी किधर होगा, P से किसकी तरफ, A की तरफ। यानी मैंने कंसिडर कर लिया कि ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर मैंने क्या लिख लिया, E2 वेक्टर। E2 वेक्टर यानी -Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो पिछले वाले डेरिवेशन में फोर्स जो था एक लाइन में था, किसी एक्सिस में था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में था, यहाँ फोर्स किसी एंगल के साथ है। जब भी फोर्स किसी एंगल में या किसी प्लेन में, किसी तल में होता है, तो उसके अपने को करने पड़ते हैं कंपोनेंट, यानी उसके घटक करने पड़ते हैं। तो घटक करते हैं अपन। तो घटक करने के लिए जैसे मैंने माना, सबसे पहले मैं E1 के घटक को कंसिडर कर रहा हूँ। आपको पता है ये थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। उसका रीजन क्या रहेगा, एकांतर कोण कह सकते हैं अपन, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके कोण बनेंगे, उनको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। और कह सकते हैं इसके पैरेलल लाइन है, तो ये थीटा होगा। एक ये कोण देखते हैं, अगर मैं इस तरीके से ये लाइन बनाऊं, ये कोण अगर थीटा है और यहाँ पर ये कोण, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। इसको संगत कोण कहते हैं। तो ये कोण थीटा है, ये वाला, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। जिसके साथ कोण बनता है उसको क्षैतिज घटक कहते हैं, जो कोस का होता है, और उसके लंबवत अपन कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, यानी साइन थीटा का। तो मैं E1 के कंपोनेंट कर रहा हूं, तो E1 ये थीटा इसके साथ बन रहा है, तो ये कौन सा घटक होगा, E1 cos थीटा। और ये जो ऊपर है
ये cos थीटा हो गया, तो ऊपर वाला कौन सा होगा, E1 sin थीटा। इसी प्रकार अपन E2 के कंपोनेंट करेंगे, तो E2 के लिए थीटा इसके साथ कौन बन रहा है, तो ये E2 के लिए इसी दिशा में कौन सा घटक होगा, इसका क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, और इधर नीचे की साइड में एक घटक आ जाएगा E2 sin थीटा। ये डिस्टेंस आ रही है, तो आप समझ गए होंगे घटक कैसे किए अपन ने। जिसके साथ कोण बनता है कोस, उसके परपेंडिकुलर क्या हुआ, साइन। अपन ने कोई चीज़ याद नहीं करनी है, डायरेक्टली आप डायग्राम से बना सकते हो। ये कोण थीटा, तो एकांतर कोण की वजह से ये थीटा, संगत कोण की वजह से थीटा। E1 वेक्टर को देखा तो ये होगा इसका क्षैतिज, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। E2 वेक्टर को देखा तो ये क्षैतिज और ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। अब अपन में क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड देखते हैं कि E1 वेक्टर लिखा कैसे जा सकता है। मैं लिख रहा हूँ E1 वेक्टर। E1 वेक्टर किसकी वजह से बोलो, प्लस Q चार्ज के कारण। तो E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर्मूला एक ही है सिंपल सा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिंदु आर के कारण। तो प्लस क्यू के कारण पी पर कितना लिखोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर इस बार ये है, आप यहां से यहां पता करना चाहते हो, तो आर ये है, तो ये वाली डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर करना, यानी क्या आएगा, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो गया के क्यू अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और वेक्टर बताएंगे किधर है, तो अपन कहेंगे धनावेश है, तो विद्युत क्षेत्र होगा प्लस से दूर, यानी बी से पी की ओर, तो मैंने लिख दिया बीपी की ओर, या कह सकते हैं बीपी कैप, ये लिख दिया E1 वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। इसी वजह से सिमिलर अपन निकालते हैं ऋणावेश के कारण, यानी E2 वेक्टर जो अपन ने कंसिडर किया, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, दो ही फॉर्मूला, के क्यू, डिस्टेंस फिर से यही है, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डॉट। और इस बार आएगा कौन सा, किधर आएगा, ऋणावेश के कारण किधर होगा, ऋणावेश की तरफ, यानी P से A की ओर। ये दिख रहा है वेक्टर E2 वेक्टर, यानी क्या लिखेंगे, PA कैप। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। थोड़ा सा अपन इनको दोनों के मोड को कंसिडर करते हैं। मोड यानी वेक्टर को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो E1 वेक्टर का मोड और E2 वेक्टर का मोड आप देखोगे दोनों इक्वल है। क्यों है, देखो इसके फॉर्मूले में क्या है, के क्यू, इसमें इसका स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, और इसमें भी इसका क्या है, स्क्वायर। तो ये सब कुछ वैल्यू, मैथमेटिकली वैल्यू तो कैसी है, सेम, ये तो केवल डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। यानी कह सकते हैं E1 वेक्टर का मोड किसके इक्वल है, E2 वेक्टर के मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई। अब आते हैं अपन फाइनली अपने को P पे मिल कैसे रहा है विद्युत क्षेत्र। तो आप देख रहे हो कि अब दो जने हट गए E1 E2 की जगह, उसकी जगह चार जने आ गए, E1 के दो घटक और E2 के भी दो घटक। तो ये दो कंपोनेंट देखते हैं, E1 sin थीटा ऊपर, E2 sin थीटा नीचे, थीटा दोनों सेम, तो sin थीटा भी सेम। E1 और E2 का मोड कैसा है, सेम। तो बताइए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का परिमाण सेम हुआ कि नहीं हुआ, और उसके साथ साथ इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो अपन कह सकते हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इनके मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, यानी परिमाण कैसा हो गया, इनका सेम, और इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी हो गई, ऑपोजिट। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका नेट कितना आएगा, 0। यानी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी दोनों ये घटक जो ऊर्ध्व घटक है एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, दोनों को निरस्त हो जाएंगे परस्पर। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ने दोनों ने कैंसिल कर दिया, यानी 4 में से 2 का काम खत्म। अब बचे कौन से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की खासियत क्या है, दोनों एक ही रेखा में लग रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। और दिशा है कौन सी, तो अपन कहेंगे जिधर द्विध्रुव आघूर्ण लग रहा, ऐसा लग रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, ये कैसे लग रहा है, उसके अपोजिट। यानी इसको मैं आई कैप कहूं तो इसको क्या कह सकता हूं, -i कैप। अगर मैं इसको P कैप कहूं इस डायरेक्शन को, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, -P कैप। यानी कह सकते हैं निरक्ष रेखा पर जो बिंदु P आपने कंसिडर किया है, उस पर बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 cos थीटा व E2 cos थीटा के संयोग से प्राप्त होगा। यानी दोनों विद्युत क्षेत्र सदिशों के क्षैतिज घटकों के सहयोग से प्राप्त होगा। यानी लिख सकते हैं E निरक्षीय, E निरक्षीय, E वेक्टर निरक्षीय कितना आने वाला है, अपन लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस क्या लिखेंगे, E2 cos थीटा। अभी केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर बाद में लिख रहे हैं। तो E1 cos थीटा प्लस कितना आएगा, E2 cos थीटा। लेकिन अपने को पता है E1 का मोड किसके इक्वल है, E2 के मोड के इक्वल है। तो E1 का मोड E2 के इक्वल है, यानी इसको भी E1 लिख सकता हूँ, तो E1 है, और इसको भी क्या लिखा जा सकता है, E1, या इसको भी E2 और ये E2 है। तो मैं लिख सकता हूँ E1 cos थीटा और प्लस ये भी कितना हो गया, E1 cos थीटा। तो ये कितना मिल गया, 2 टाइम्स E1 cos थीटा। ये अपने को निरक्षीय सूत्र मिल गया। लेकिन अपने को चेंज करना, E1 का मान अपन जानते हैं,
कोस थीटा भी अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। तो देखते हैं आगे और ये डेरिवेशन कैसे चलता है। E1 E2 का मोड सेम, तो यहाँ से E निरक्षीय यानी E इक्वेटोरियल लाइन पे कितना मिलेगा, वैल्यू रखते हैं सबकी 2 तो कांस्टेंट वैल्यू, E1 मैग्नीट्यूड कितना है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू कोस थीटा। कोस थीटा को देखो मैं यहाँ से इस ट्राइंगल से देखना कोस थीटा कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर डायग्राम के पास में कहीं से देख लो। कोस थीटा होता क्या बेसिकली, आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार ये डिस्टेंस कितनी L और कर्ण ये, तो यहाँ से कोस थीटा क्या लिख सकते हैं L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना होगा L स्क्वायर। तो इस कोस थीटा की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल मान सकते हो POB में या POA से भी ये चीज़ निकाल सकते हो। तो कोस थीटा का रखा मैंने L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी। अपने को ये चीज़ पता है कि ये अंडर रूट है 1/2 पावर ये 2 पावर ये कैंसिल हो जाएगी, यानी इसको और इस अंडर रूट को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से बोला 2KQ इंटू L डिवाइड बाई यहाँ कितना बचा केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ से कितना मिला अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट का मीनिंग हाफ पावर और ये कंप्लीट 1 पावर, 1 और हाफ कितना हुआ 1.5 यानी 3/2। तो यहाँ से टोटल पावर कितनी मिली 2KQ और इसको भी अपन लिख सकते हैं 2QL, ये क्या बन गया P, तो कितना मिल गया KP। कैसे मिला, अपने को पता है कि P क्या होता है Q इंटू क्या होता है 2L, वहाँ से लिख लिया अपन। तो KP अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये डेरिवेशन चल रहा है। अब अपन पहले जैसे एजप्शन लिया था, अपने को पता है कि R बहुत ही ज़्यादा है किससे L से, डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो R स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा होगा किससे L स्क्वायर से और ही ज़्यादा होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप R की तुलना में L को नेग्लिजिबल मान सकते हो, यानी L स्क्वायर को आप कंसिडर कर सकते हो नियर अबाउट टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस 0 यानी 0, तो कितना मिलेगा KP अपॉन R स्क्वायर टू दी पावर कितना हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अपने को फॉर्मूला क्या मिला KP अपॉन कितना आया R3। तो यहाँ से अपन ने डेराइव करके कंप्लीट निकाला, क्या फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ सबसे ऊपर में। तो E निरक्षीय जो अपन डेराइव कर रहे थे वो फाइनली अपने को रिजल्ट क्या मिला, E निरक्षीय इक्वल टू कितना मिला KP अपॉन कितना आया RQ। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वेक्टर यहाँ पर और डॉट, और बताओ किस डायरेक्शन मिला था अपने को फाइनली, इस डायरेक्शन में जो P वेक्टर था उसके अपोजिट, यानी क्या लिख सकता हूँ माइनस का P कैप। ये अपने को मिल गया निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप डेरिवेशन आप कंप्लीटली ध्यान से लिख सकते हो, ठीक है ना, आप पूरा एक ध्यान से पूरा समझोगे तो आपको डेरिवेशन कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब इससे कुछ रिजल्ट अपने को पता चलता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से पता चलेगी, कौन कौन सी वो लिख लेते हैं पॉइंट बना के नोट बना के। जैसे पहले नोट की बात करूँ, अपने को पता है कि जब अपन ने E अक्षीय निकाल के देखा था, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, तो मिला था 2KP अपॉन R3 और साथ साथ मिला था कि उधर था जिधर ही द्विध्रुव आघूर्ण सदिश था। तो दो बातें थी, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है और इस परिमाण का होता है। लेकिन निरक्षीय को थोड़ा सा देखें तो E निरक्षीय क्या कह रहा है कि यहाँ पर KP अपॉन R3 आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, और ये कौन हो गया E अक्षीय। ये तो हुआ पहली बात। तो ध्यान रखना है जितना अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है उससे डबल कहाँ होगा, निरक्ष पर होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सॉरी, इसको E अक्षीय 2KP अपॉन कितना R3, और ये कहाँ पर मिला है निरक्ष पर, तो ये अक्षीय, और इसको अपन लिख सकते हैं निरक्ष के ऊपर। दूसरी बात इसमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अक्ष पर जो होता है वो होता है इन डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, और जबकि निरक्ष पर कैसे होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगा अक्षीय रेखा पर, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में होगा निरक्ष के ऊपर। अक्ष पर ज्यादा होता है, दुगुना होता है किसका, निरक्षीय रेखा का। अक्ष पर होता कितना है तो कहेंगे 2KP अपॉन R3, और निरक्ष पर कितना आएगा KP अपॉन R3, और डिपेंड दोनों पे R पे ही करेगा। तो ये टोटल 2 डेरिवेशन है, अलग अलग बार 2 ये क्वेश्चन पूछे गए और पूरे 4 नंबर के क्वेश्चन, तो इजी डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, आपको याद नहीं करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी, कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट बलागुण द्विध्रुव पे। थैंक यू।